हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जीके रैंकर्स में आप सबका स्वागत है। सीरीज स्टैटिक जीके की चल रही है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट आ गया है। आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एसएससी जीडी जो अपकमिंग एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, उसका कैलेंडर भी आपने देखा होगा, एसएससी ने जारी कर दिया है। 10 जनवरी से एसएससी के एग्ज़ाम है जीडी के 2023 में। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेलवे, यूकेपीएससी, दिल्ली पुलिस या ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स जो भी हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स भी होगा। टॉप एमसीक्यूज़ मैं लेके आया हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है अनिल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल इसे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? इसके कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कंप्यूटर डे हर साल 2 दिसंबर को पूरी दुनिया में, ठीक है, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन? तो जो यानी धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम है? लोमी सॉइल यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लोमी सॉइल यानी दोमट मिट्टी जो है धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका लाल रंग जो है लौह कण के मिश्रण के कारण तुम्हें लाल दिखाई देता है, और इसमें पोटास व चूने की जो मात्रा है इस बहुत अधिक है, उसके अंश इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इस माटी में मक्का चावल की खेती की जाती है। कौन सी मिट्टी है? लोमी सॉइल यानी दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से लगती है या मिलती है? तो जो ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा है चीन से मिलती है। चीन है जो भारत के संग 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। यानी ये राज्य भारत के जो है चीन के संग बॉर्डर शेयर करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच बुक इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कंपाइल्ड? यानी भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? सो ऑप्शन ए आनंद मठ। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा एक ग्रंथ है, और संस्कृत और बांग्ला भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, इसमें अंतर्निहित है गीत ये, और इस गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं या 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है ये। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रीय गान की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे लिखा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के, एक भारत का और एक बांग्लादेश का, हमार सोनार बांग्ला, उसका राष्ट्रीय गीत लिखा है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय गान है अपना जन गण मन, ये 52 सेकंड में कंप्लीट होता है, और राष्ट्रीय जो गीत है ये 1 मिनट 5 सेकंड में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? यानी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी भारतीय ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था? सो जो मोरारजी देसाई हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोरारजी देसाई जो है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था जब ये प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल 1977 से 1989 तक था। ये देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, और पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। यानी कांग्रेस के जो 3 प्रधानमंत्री थे स्टार्टिंग के, वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन ये चौथे प्रधानमंत्री जो थे ये गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, 4 प्रकार के सम्मान हैं जो सिविलियन में दिए जाते हैं, एक भारत रत्न, एक पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण। उन्हीं में भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जो इन्हें मिला था, सर्वोच्च अवार्ड है इसे।
इसे कहते हैं सर्वोच्च अवार्ड, ये मिला है। और पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड है निशान पाकिस्तान। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोनों अवार्ड मिले हुए हैं, पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड भी और भारत का सर्वोच्च अवार्ड भी। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉन फॉर इट्स यूनिक टोपोग्राफी द लैंड ऑफ ब्लू हिल्स? यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति है, यानी उसका जो नक्शा है बहुत विशेष रूप से अलग सा है, नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जो ऑप्शन सी है आसाम। आसाम का जो ड्राइंग में नक्शा आप देखेंगे बहुत अलग टाइप का है, कुछ इस टाइप का जैसे कोई कोई टाइगर है छलांग लगा रहा है किसी साइड, इस टाइप का। ठीक है, तो आसाम का जो नक्शा है वो सबसे अलग है, इस और नीली पहाड़ियों की भूमि भी आसाम को कहा जाता है। असम पूर्वोत्तर भारत में पूर्वी हिमालय का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें ये स्थित है, भारतीय राज्य है। असम कई राज्यों के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें भूटान एक देश हो गया, भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, इन सब के साथ जो है आसाम अपना बॉर्डर शेयर करता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आसाम का मुख्यमंत्री और राज्यपाल वर्तमान में कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस स्पोकन मेनली इन द जम्मू रीजन इज इंक्लूडेड इन द एट्थ स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल जम्मू कश्मीर की कौन सी भाषा जो उसमें शामिल है, मुख्य रूप से शामिल है? तो जो ऑप्शन सी डोगरी, डोगरी जो है ये 3-4 जगहों पर बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है और हिमाचल के कांगड़ा जिले में ये बोली बोली जाती है डोगरी। ठीक है, और उत्तरी पंजाब के कुछ प्रांतों में भी डोगरी भाषा बोली जाती है। 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, सन 2003 में। इनके संग 3 लैंग्वेज और हैं, मैथिली, संथाली और बोडो। ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज भी साथ में 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया था। इनको जोड़ने के बाद 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं, अभी वर्तमान में 22 ही भाषाएं हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज कॉल्ड द स्लेव ऑफ स्लेव्स? दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था, या गुलामों का गुलाम की संज्ञा दी गई थी? तो जो ऑप्शन बी है ना, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। एसएससी जीडी 2021 का ये प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अच्छा, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली या इक्ता प्रथा शुरू की थी। इक्ता प्रथा क्या होता है? इक्ता प्रथा होता है जब हम कहीं काम जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं तो हमें बदले में पैसे मिलते हैं। लेकिन इल्तुतमिश की प्रणाली में, एकता प्रणाली में या एकता प्रथा में उस व्यक्ति को पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि उसको वहाँ ज़मीन मिलती थी, तो उसे एकता प्रणाली कहते हैं। ठीक है, आप अगर आप को याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि एकता प्रणाली को रुपयों में किसने कन्वर्ट किया था? इल्तुतमिश ज़मीन देता था कार्य करने के बदले, लेकिन ऐसा कौन सा शासक था जो ज़मीन की जगह फिर उसने पैसे देना शुरू किया? और अरेबियन सिक्के जो हैं इसने प्योरली जो शुद्ध अरेबियन सिक्के भी इसी ने चलाए थे, ये पहला शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का संस्थापक कौन थे? यानी नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन के जो संस्थापक कौन थे, यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया? ऑप्शन डी है अपने पास रामानंदा। रामानंद जी जो थे, ये स्वामी रामानंद जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत रहे हैं। उन्होंने भक्ति धारा राम भक्ति धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया है। वे पहले आचार्य थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया था। स्वामी रामानंद ने बैरागी समुदाय की स्थापना की थी, इसे रामानंदी समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और बात करें हम अल्वर्स एंड नायरन्स की, तो ये इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी?
हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? प्रिस्ले? नहीं, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। बॉयल? नहीं। क्वेंटिस? हाँ, क्वेंटिस इसका राइट आंसर है। क्वेंटिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन जो है रासायनिक तत्व है जिसका जो चिन्ह है H है, परमाणु क्रमांक इसका 1 है। यह आवर्त सारणी के अनुसार सबसे हल्का एवं रंगहीन और गंधहीन गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है ग्रीक शब्द से बना है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और जीन का अर्थ होता है उत्पादक, यानी अर्थात पानी का उत्पादक। आपने देखा होगा हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के संग अभिक्रिया कराया जाता है तो H2O बनता है, यानी पानी बनता है। तो इसीलिए इसे हाइड्रोजन कहते हैं। इसका नाम पहले जलने वाला पदार्थ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जलने वाला पदार्थ कहा जाता था पहले इसको। इसी ने इसका नाम, क्वेंटिस ने इसका नाम जलने वाला पदार्थ रखा था। हाइड्रोजन नाम अन्य एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रखा है इसका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका 1 है। संकेतांक कितना है? H, कैपिटल H। सो वीडियो हमारी यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।